Okay, so once again, very good morning, everyone. So आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? That is a new concept that is actually the causes of unemployment, right? Last lecture में हम लोगों ने types of unemployment finish किया था. Open unemployment, then underemployment, then disguised unemployment. After that, cyclical and the frictional unemployment, right? So सबको याद है ना? कि भूल गए? Types of unemployment. Everyone remember this? बताओ. Yes. चलो. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. श्री राजकृष्ण कमिटी ने कौन से 4 मेजर्स दिए थे? बताओ. राजकृष्ण कमिटी कौन से 4 मेजर्स? Time, income, willingness, productivity. Time, income, willingness and productivity. Okay. Active workforce की एज बताओ. Active workforce. 15 to 25 years. वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में था. 15 to 64 years. हाँ, 15 to 64 years. और इनएक्टिव वर्कफोर्स में कौन आएगा? इनएक्टिव वर्कफोर्स. सोचो. जो अनविलिंग हो अपना वर्क कर, जो जोर से जो थोड़ा अनविलिंग हो ना. अनविलिंग तो वर्क करने के 50 to लिए 64 आएगा. जो वॉलंटरी हो. 64 up. हाँ, 64 above. Children and elderly people. हाँ, old age people. Elderly. Yes. 0 to 14 or 64 above. Yes, of course. और उसके साथ साथ में वीक पीपल और आप लोग जिसको इंटरेस्ट अभी काम करने का नहीं है. क्यों? बिकॉज आप पढ़ाई कर रहे हो. आप लोग भी उसी के अंदर आ जाते हो ना. इनएक्टिव वर्कफोर्स में. एक्टिव वर्कफोर्स में थोड़ी आते हो. फिर और एक और आएगा हाउसवाइफ्स. ठीक है, हाउसवाइफ्स भी उन्हीं में आती है इनएक्टिव वर्कफोर्स में, जो देश के प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं. दैट कैन बी कॉल्ड एज अ इनएक्टिव वर्कफोर्स. ओके, चलो. सो अभी आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. दैट इज अ कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ रीजंस और द फैक्टर्स, राइट? तो रीजंस भी बोल सकते हैं और फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. मतलब अभी हम लोग जानेंगे आज जड़ क्या है ये बेरोजगारी की. व्हाट इज द मेन रीजन? आप मुझे कोई बता सकता है आप में से? कौन है जो बताएगा मेरे को? पॉवर्टी. पॉवर्टी? नो. पॉवर्टी Population. रीजन एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयमेंट है. बट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पॉवर्टी रीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. एक्चुअली पॉवर्टी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबल है. अरे हाँ, ऐसा बोलते हैं हम लोग. अरे हाँ. Overpopulation. ओवरपॉपुलेशन नंबर 1 कॉज. नंबर 1 फर्स्ट कि हमारे देश में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों है? तो सबसे पहला रीजन अपने को मिलता है, दैट इज ओवरपॉपुलेशन. एंड ओवरपॉपुलेशन क्यों है? व्हाई? बिकॉज अब मेरे साथ है ना, आपको आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ेंगे, डिस्कशन करना पड़ेगा ये टॉपिक पे. हम लोग ऐसा नहीं बस बुक में से पढ़ के छोड़ दिया. मेरे साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन चाहिए इस टॉपिक में. तो व्हाई? क्यों है जनसंख्या ज्यादा हमारे देश की? टेल मी. Thinking. लोगों की सोच, ऑफ कोर्स. और मैम बहुत बर्थ हो रहे हैं ना, इसलिए हाई हो रहा है बर्थ रेट. population. High birth rate हाँ. and low death rate is one of the reason responsible for the high population. Yes, of course. Yes. और Illiteracy. illiteracy, yes. काफी लोग अनपढ़ है, illiterate है. Yes, of course. और क्योंकि अगर अनपढ़ है, एजुकेटेड नहीं है, तो उनको फैमिली प्लानिंग नहीं है, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस नहीं है. एंड दैट्स व्हाई they demand more child, because their child can be treated as an asset.
नॉट द लाइबिलिटी। आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो, लाइबिलिटी हो, राइट? आप लोगों के पीछे इतना खर्चा करना पड़ता है, सब चीजें करनी पड़ती है पेरेंट्स को, बिकॉज यू आर द लाइबिलिटी। बट जो इलिटरेट पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिनकी सोच एकदम खराब होती है, वो लोग क्या मानते हैं कि भाई उनको ज्यादा बच्चे होंगे तो असेट ट्रीट किया जाएगा उनको, कि वो ज्यादा पैसे कमा कर देंगे। दे आर थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है? सो दीज आर द रीजंस एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द हाई पॉपुलेशन। यस, कुछ बोल रहे थे मैम, आप? इंक्रीज इन लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। तो पॉपुलेशन की वजह से तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है ना, बढ़ेगा ही ना, सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ना ही है। और इंडिया में तो ये तो कैजुअल चीज है, जब सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन द डिमांड फॉर द लेबर, यही तो चीज है ना। सामने जो सप्लाई है वो ज्यादा है और सामने डिमांड नहीं है लेबर्स के लिए, तभी तो हमारे इंडिया का लेबर सस्ता है, कम वेजेस में भी खुश हो जाता है। और उसको यहाँ तो अंडर एम्प्लॉयड जॉब करनी पड़ती है, चाहे वो सीए हो चाहे वो इंजीनियर हो, 20-25 की हजार सैलरी में वो रेडी हो जाता है काम करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे इंजीनियर्स है, बहुत सारे सीए हमारे इंडिया में बड़े बड़े हैं, बहुत डिमांड, खतरनाक का सप्लाई है, लेकिन सामने डिमांड नहीं है। यही तो चीज है जिसकी वजह से बेरोजगारी फेस करनी पड़ती है हमारे इंडियन लोगों को, ठीक है? तो पहला रीजन अपने आ जाते हैं, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हाई क्यों है? बिकॉज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है? प्लस पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है एंड डिमांड फॉर लेबर कम है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रही है चीज क्या बोल रही हूँ मैं? चलो तो पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, देखो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में से एमसीक्यू वगैरह क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको हाईलाइट करूंगी, ठीक है? यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं रीड करना। इन इंडिया, पेज नंबर 69 now. In India, the information regarding unemployment is published by Planning Commission, Central Statistical Organization, that is CSO, National Sample Survey Organization, NSSO, and journals published by Employment Exchange Reports. ये 4 तरीके हैं अनएम्प्लॉयमेंट जानने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करने के लिए। सबसे पहला प्लानिंग कमीशन, दूसरा सीएसओ, तीसरा एनएसएसओ एंड चौथा जनरल्स पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स। तो ये 4 तरीकों से हम लोगों को पता चल सकता है हमारे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन, अंडरलाइन दिस एंड राइट डाउन 1 मार्क क्वेश्चन। फिर क्या लिखा है? Bhagwati Committee was established to study the problem of unemployment, and it is clearly talks about the magnitude and the causes of unemployment. देखो, भगवती कमिटी एस्टैब्लिश की गई थी, कब की गई थी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, लेकिन वो कमिटी एस्टैब्लिश की गई थी ताकि वो कमिटी अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्टडी कर सके, उसके रिलेटेड डेटा फाइंड आउट कर सके और क्यों है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए कॉजेस फाइंड आउट कर सके। दैट्स व्हाई ये कमिटी एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है? सो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन
which committee was established, ऐसा करके पूछ सकते हैं, established to study the problem of unemployment, ठीक है, and it clearly talks about the magnitude, means data वगैरह सब कुछ उसके related, and simply causes of unemployment. So answer क्या आएगा आपका, Bhagwati committee. Okay, next दिया हुआ है, to improve the rate of economic development of a country and to solve the problem of unemployment in 1951, planned steps were taken, but the problem of unemployment become more severe. सिंपल सी बात है, आप सबको पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टअप किया गया, और ये 5 ईयर प्लान्स में जो ऑब्जेक्टिव रखे थे वो थे टोटल 5, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, देन reduction of unemployment and poverty, चौथी चीज that is actually the reduction in inequalities, and fifth one that is actually modernization. ये 5 goals decide किए गए थे, 5 basic objectives, लेकिन अफसोस वो प्लानिंग करने के टाइम पर कुछ limitations थे, और हमारा जो टारगेट था कि रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी वो अचीव नहीं हो पाया था। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट का जो प्लानिंग करने का सेंस था वो गलत था, राइट? सो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर बनती चली गई। तो एट द एंड ऑफ द प्लानिंग गोल ऐसे रहे जैसे हमारे देश में सच में ये बीमारी, आपको पता है, क्योंकि हमारे पास यंगस्टर लोग काफी है और ऐसी पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त की है, सो हम लोगों को सोचना तो पड़ेगा ही। आपको खुद को पता है सब कुछ कि आजकल लोग कितना सोच रहे हैं कि बैंकिंग करे, देन सीए करे, इतने लोग सीए बड़े बड़े हैं, लेकिन सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे इंडिया में, एंड दैट इज व्हाई मैनी पीपल आर माइग्रेटेड टू अब्रॉड, टू फॉरेन कंट्रीज। ये ऐसा हो रहा है ना आजकल के टाइम पे, जो इंजीनियर्स है ये सब है वो इंडिया से कर ही नहीं रहे हैं। आप देखो आईआईटी में इतने लोग भरे पड़े, आईआईएम में इतने लोग भरे पड़े, इंजीनियर्स इतने लोग भरे पड़े, किस चीज का स्कोप है इंडिया में बताओ? कल तो इसी चीज के ऊपर मेरी आर्ग्यूमेंट हो रही थी मेरे कजन से कि यार किसी चीज का स्कोप नहीं है, तो मैंने उसको बोला एक चीज कि स्कोप होता नहीं है किसी चीज का, स्कोप क्रिएट करना पड़ता है हम लोगों को। अपने अंदर ऐसी एफिशिएंसी जगाओ ना, ऐसा स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सको। ये चीज की कोशिश करते रहने की हम लोगों को, नॉलेज बढ़ाते रहने का, स्किल्स बढ़ाते रहने की हम लोगों को, ताकि हम लोग कभी भी ऐसा फेज हम लोग नहीं वो कर पाए, ठीक है? तो हम लोग क्यों अनएम्प्लॉयड रहे? तो आप लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी अभी से ही। एक्चुअली अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते जाओ, और पैसा तो कमाना है भाई, कुछ भी हो जाए पैसा तो चाहिए ही चाहिए अपने को, और 20-30 हजार की सैलरी में सेटिस्फाइड हम लोग तो नहीं होने वाले। ये चीज दिमाग में बिठा कर रखो, और धीरे 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 12th के बाद आगे बढ़ते जाना, पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल चीजें भी करते जाना जो आपका स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग्स एंड ऑल ये सब कुछ डेवलप कर सके आपके अंदर, और आप आगे चलकर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सको, ठीक है? तो आप लोगों को मैं ये बोल दे रही हूँ क्योंकि आपके सामने ही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ये अवेयरनेस तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है? देखो क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द प्लानिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी नोन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ डेटा दी गई है अपने को। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जब एंड हुआ था ना, उस वक्त 53 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड, ठीक है? सो अंडरलाइन दिस, और इसको लिखने का कैसे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है? इतना 53 लाख,
अनएम्प्लॉयड। उसके बाद दिया हुआ है which increased to 304 lakhs at the end of 5th 5-year plan। 5th 5-year plan के एंड में ये बढ़ गया 304 lakhs, 304 lakhs जितना अनएम्प्लॉयमेंट। एंड at the end of 9th 5-year plan और ज्यादा बढ़ गया, that was 348.5 lakhs। 9th 5-year plan कितना 348.5। ठीक है। सो ये टेक्स्ट बुक में ये जो स्पेस आपको दी हुई है ना, उस स्पेस के ऊपर लिख दो आप लोग और ऐसे याद करने की कोशिश करो, क्योंकि पैराग्राफ में कभी भी याद नहीं होगा आपको, डेटा कभी भी याद नहीं। इसी तरीके से हम लोगों को याद करने की, देखो पहले 53 लाख, फिर 304, फिर 348, ऐसे याद करने की कोशिश करो। 53, 304, 348 ऐसे नंबर्स हम लोगों को साथ में लेकर आने के, फर्स्ट 5-year प्लान के एंड में, 5th 5-year प्लान के एंड में और 9th 5-year के प्लान के एंड में। ठीक है। तो 159 और उधर से 53, 304, 348 ऐसे याद करने का हमको सीरीज में, तो हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है। अब मैं कल पूछूंगी फर्स्ट 5-year प्लान के एंड में, सेकंड 5th 5-year प्लान के एंड में, तो आप वही बताओगे पूरा। फर्स्ट 5th 9th के एंड में 53, 304 और 348.5 और पीछे लेक्स लगा देना है, इतने अनएम्प्लॉयड है। ओके चलो नेक्स्ट क्या लिखा है। From the above information, it can be seen that India faces extensive unemployment and it is increasing day by day, which is a very serious problem. Thus, the reason for the high unemployment was increase in the rate of the labor supply, slow rise in employment opportunities. देखो यहाँ तो डिमांड को कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ तो सप्लाई को ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इनइक्विलिब्रियम है दोनों के बीच में। वैसे क्या होना चाहिए, देखो डिमांड सप्लाई दोनों मैच करनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं करती है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इनइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ तो डिमांड को बढ़ाओ, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओ, या तो ऑल्टरनेटिव आ जाता है सप्लाई को कम करो। सप्लाई को कम करो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करो। दो ही रास्ते हैं हमारे पास क्या करने की, अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने की, बिकॉज सप्लाई ऑफ लेबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दो तरीके आ जाते हैं हमारे पास, या तो डिमांड को बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, या तो सप्लाई को कम करो, दैट एक्चुअली मीन्स एज अ पॉपुलेशन कंट्रोल करो। ठीक है, तो ये दो रास्ते। सो ये मैं आपको स्टेप बता रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने का, बट पहले हम लोग यहाँ पर बात करें कॉजेस की। बहुत सारे कॉजेस रिस्पॉन्सिबल है, एक पॉपुलेशन कंट्रोल खाली नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है इंडिया में, खाली वो रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देयर आर वेरियस रीजंस रिस्पॉन्सिबल। सो लो सेविंग्स, लोगों की सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स कम है, उसके रिलेटेड भी बात करेंगे हाँ हम लोग स्टेप बाय स्टेप। फिर लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, मतलब है मुद्दे का टॉपिक, लेकिन हम लोगों को सबको पता है एजुकेशन सिस्टम का क्या हालत है। अभी देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आए उसमें क्या क्या किस किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली जो सोचा था वो किया कि नहीं किया। अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन पॉलिसी का नहीं होगा, मतलब फिर से सरकार की डिफेक्टिव पॉलिसी आई है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे पता चल पाएगा। ऐसे तो मजेदार वाली लग रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों को, लेकिन अब होती है नहीं होती है वो आइडिया नहीं। So let us examine the reasons of unemployment in India. ठीक है, तो सबसे पहला high rate of population, ये आ जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ तो भाई जबरदस्त है ही,
बोलना कुछ है ही नहीं, तो लिख ही दिया है कि हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा, सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा और डिमांड फॉर द लेबर कम, दैट क्रिएट्स द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। In India, the size of population and high rate of population growth is noticed. Because of the high growth of population, there is a tremendous increase in the size of the population. With this, labor supply also increased rapidly. There's a continuous increase in the new labors in search of employment in the labor market, but simultaneously, there is slow rise in employment opportunities. मैंने वही चीज लिखी है, डिमांड नहीं है सामने, which increases the problem of unemployment and underemployment. ठीक है, क्योंकि मजबूरन उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। So according to one estimate in India, each year there is increase in population by 1.7 crores. Oh my God! Every year 1.7 crores population increases in India. It means हमारा देश हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। So just imagine, Australia is also the continent जो डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कॉन्टिनेंट है। मतलब आप सोचो, उसकी पॉपुलेशन इतनी है खाली, और हमारे देश में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है। मतलब कितने जबरदस्त तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर आप एज अ सरकार, अगर आप एज अ बीजेपी में काम कर रहे होंगे और आप अगर किसी भी मिनिस्ट्री में काम कर रहे होंगे, सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि देश की हालत क्या है। जस्ट सोचो, हम लोग तो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं हमेशा कि भाई ये तो गलत है, ऐसा है, बट जो उस सीट पे बैठा हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे, या फिर जो इतने बड़ी बड़ी कमिटीज काम कर रही है, मैं मानती हूँ कि डिफेक्टिव है, पॉलिसीज कुछ ना कुछ प्लानिंग वो सही तरीके से नहीं हो रही है क्योंकि करप्शन ज्यादा है वहां पर। बट देन ऑल्सो यार, जस्ट थिंक अबाउट इट, इतने लोगों के रिलेटेड सोचना और कुछ डिसीजन लेना। हम लोग कभी कभार तो अपने रिलेटेड डिसीजन में सोच में पड़ जाते हैं, सर दुखने लगता है हम लोगों को, और वो तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरा देश। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना डिफिकल्ट होता होगा डिसीजंस लेना। सो हम लोगों को ऐसे ही बिना कुछ जाने कोई मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने का ये चीज, क्योंकि बहुत हायर लेवल पर ये डिसीजन लिया जा रहा है पूरे कंट्री के लिए। So with this much increase in population and a lack of employment opportunities, it is obvious that the unemployment will rise and the rate of growth of employment is much lesser than the population growth in India, which gives rise to the problem of unemployment and it keeps on increasing. सामने पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसके प्रपोर्शन में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी राइज नहीं हो रही है। से फॉर एग्जांपल हर साल 1.7 करोड़ का से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब मैं ऐसा सोचूं कि 2 या 3% हर साल बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल जस्ट, और सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खाली क्रिएट हो रही है 0.2, और यहाँ पे 2% है और वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है 0.2। सो जस्ट इमेजिन कितना वास्ट डिफरेंस है, मतलब कितने लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सो समझ में आ रही है हर किसी को? एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलो, तो ये तो हो गया। हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया वाली पॉइंट लिख दूं मैं यहाँ पे, more than the total population of Australia.
ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाता है कॉज हमारा, दैट इज स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक के बारे में तो बात किया हम लोगों ने कि ये चीज है, दूसरे के बारे में अब बात करेंगे हम लोग, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो देश में प्लानिंग किया, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है देश का, मतलब जीडीपी बढ़ रहा है देश का, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों? कोई रीजन बता सकता है मेरे को इसके पीछे का? कि प्रोडक्ट, हम लोग क्या मानते हैं जनरली कि भाई देश में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है बेरोजगारी भी कम होगी, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रही है। व्हाई? मैम मशीनरीज आ गई है, सब एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है। सो मॉडर्नाइजेशन, हम लोग हर चीज में मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम लोग न्यू मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, उसके ऊपर काम करने लग रहे हैं हम लोग, जबकि हमारा इंडिया लेबर ओरिएंटेड है। सो इंडिया को ऐसा स्टेप एक्चुअली उठाना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन मैं मानती हूँ कि हमारे देश में जरूरी है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो करना चाहिए ना कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, लेकिन वो चीज नहीं हो रही है। मतलब स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज को फोकस नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होते हैं, वहां पर इतने मशीनरीज एंड ऑल नहीं रहता है। हाँ लार्ज स्केल में और इनमें मैं मानती हूँ कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए, और इंडिया इंपोर्ट ही करता है, बिकॉज इंडिया इज अ कैपिटल स्कैर्स कंट्री। इंडिया के पास नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑल, वो इंपोर्ट ही करता है, सिंपल सी बात है वो। ठीक है, चलो सो पढ़ते हैं ये चीज क्या लिखा है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जनरली इन कॉमन सेंस तो हम लोग यही मानते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ राइज, एम्प्लॉयमेंट राइज, बट this is actually not happening. But during the planning period, there was continuous increase in the economic growth, but we failed in creating employment opportunities, which shows that the economic growth has remained jobless growth. Economic growth तो हुआ, लेकिन उसने employment opportunities increase नहीं की, ठीक है? So ये statement आपसे पूछी जा सकती है कि economic growth has remained jobless growth. How? So आपको बताना है कि भाई प्लानिंग प्रॉपर तरीके से ये चीज नहीं हुई, एंड दूसरे साइड हम लोग मॉडर्नाइजेशन अपनाए जा रहे थे, बिकॉज यू नो सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडिया ने इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी ज्यादा दी थी, और जबकि देश हमारा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, एंड द मोर देन half of the population is dependent on agriculture, और एग्रीकल्चर में कोई न्यू इन्वेंशंस नहीं, कुछ नहीं, एंड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। नो इन्वेंशंस, नो इरिगेशन फैसिलिटीज, नो प्रॉपर मशीनरीज, नो यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स एंड ऑल, नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, उसको तो डेवलप नहीं किया, और आप इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हो सिर्फ शोबाजी के लिए कि दूसरे कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रही है तो हम लोग इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए। दो ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, देयरफॉर ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली डेवलप्ड कंट्री। क्यों? बिकॉज वहां पे है ना, लानी है टेक्नोलॉजी, लाओ एग्रीकल्चर में ना, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ज्यादा से ज्यादा लोग विलेज एरियाज में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, वहां पे काम करते हैं। सो प्लानिंग में फॉल्ट है, समझे? वहां पे
डिसीजंस जो आ रहे हैं वहां पे थोड़ी कमी हो रही है। चलो क्या लिखा है यहाँ पे, इन फर्स्ट 3 decades of the planning इंडिया अटेन्ड, फर्स्ट 3 decades मतलब 30 साल, प्लानिंग शुरुआत हुई थी 1951 से और उसके 30 साल मतलब 81 तक एक्चुअली इंडिया अटेन 3.5% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 3.5% अटेन किया इंडिया ने, और 10th 5-year प्लान में ये हो गया रेट 7.6% और 11th 5-year प्लान में हो गया 7.8%, बट स्टिल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट kept increasing, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। Even after planned economic growth, opportunities cannot increase for the old and new entrants. जो नए हैं उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं आया, ना ही पुराने लोगों के लिए कुछ आया। So green revolution in agriculture sector remained limited. Even जो green revolution आया था mid 1960s में, because you know कि इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया के पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स तक नहीं थे और इंडिया ने अमेरिका से इंपोर्ट किया था फूड ग्रेन्स आजादी के टाइम पर। सो जस्ट इमेजिन कि आप फूड ग्रेन्स के लिए किसी और देश के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। तो सबसे पहले 5-year प्लान में इंडिया ने एक्चुअली एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, ऑब्जेक्टिव रखा था कि एटलीस्ट हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाए, और मिड 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा ऐसे कुछ 1-2 स्टेट्स में ही अपने को देखने को मिला, बाकी स्टेट्स में अपने को नहीं देखने को मिला। और ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ 2 क्रॉप्स में, पैडी एंड राइस, दैट्स इट। और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया एटलीस्ट फूड ग्रेन्स में आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ट्रेमेंडियस अफेक्शन आया हुआ था वीट के अंदर, क्योंकि वीट में हम लोगों ने आर्टिफिशियल सीड्स यूज किए थे, पेस्टिसाइड्स यूज किया था, प्रॉपर इरिगेशन यूज किया था, हम लोगों ने मॉडर्न मशीनरीज यूज की थी, इस वजह से सक्सेसफुल गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अब कहाँ है ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, वो भी तो बात है ना, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर रिमेन लिमिटेड, क्यों बोला है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ही हुआ था, टू सर्टेन एरियाज लिखा है, एंड द सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चर ऑब्जर्व स्लो ग्रोथ। एग्रीकल्चर के अलावा कोई और सेक्टर में, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री देख लो, पोल्ट्री फार्मिंग देख लो, फिशरीज देख लो, इनमें इतना कोई ग्रोथ नहीं है। So employment cannot be created as per the labor supply, and which increase the unemployment in India. इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया ही, इंक्रीज हुआ ही। ओके, सो समझ में आ रही है चीज एवरीवन? यस मैम। ठीक है, सो थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड कॉज क्या लिखा हुआ है, दैट इज अ लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, मैं आपको इसका सर्कुलर फ्लो बताती हूँ लो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे तो क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेटमेंट आती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिमेन्ड जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, अब मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का बताऊंगी। एक सिंपल सी बात है, सेविंग्स, इंसान की सेविंग्स कब होगी, जब पैसा होगा, कमाएगा इनकम। तो सेविंग्स होगी ना। जब सेविंग्स कम है, सेविंग्स डिक्रीजेस, इससे क्या होगा, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट्स कम। सिंपल सी बात है, सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्ट कहाँ होगा। आज मेरे पास सेविंग्स होगी तो मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोचूंगी ना, क्या चल मैं आज शेयर में डालूं, इन्वेस्ट करूं, या मैं फिक्स डिपॉजिट करवाऊं, या मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं। तो सेविंग्स ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी तो कैपिटल कहाँ से आएगा, कंपनीज के पास। लो कैपिटल फॉर्मेशन,
लो कैपिटल फॉर्मेशन, आई थिंक सो लाइट के इफेक्ट से नहीं दिख रहा होगा शायद, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन, it creates unemployment creates low income, that also leads to low savings, पूरा सर्कुलर फ्लो है ना, सेविंग्स लो, इन्वेस्टमेंट्स लो, लो कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेरोजगारी देश में बढ़नी है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम लोगों की कम हो जाएगी, लोगों की इनकम कम होगी तो लोगों की सेविंग्स कहाँ से आएगी, यही चीज है ना एक्चुअली। तो so Indian planning has increased national income but simultaneously population growth rate also increased, as a result per capita income PCI, that is per capita income, वो इतना नहीं बढ़ा क्योंकि सामने पॉपुलेशन ज्यादा है, नेशनल इनकम वाले ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन भी तो है ना सामने, जो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम लो दिखाया। So due to low per capita income and expenses in satisfying basic needs of burdensome population kept savings and investments low rate, because of the low rate of investment in industries, agriculture or the other sectors, they could not create much employment। सिंपल सी बात है, ये मैंने एक चीज ऐड कर दिया, हाँ इन्वेस्टमेंट्स कम तो कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडस्ट्रीज इन एग्रीकल्चर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होगी और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी क्रिएट नहीं होंगी, which increase the problem of unemployment, and again it creates the low income, that is low per capita income, and again it creates the low savings and low investments. So this circular flow continues. Okay, समझ में आया everyone? Yes, ma'am. रिजॉइन नहीं होना है, Yes, आज हम ma'am. लोग ये तीन ही चीजें पढ़ रहे हैं, तीन कोर्सेज, ठीक है। Okay everyone, thank you, have a nice day, bye bye, Bye, ma'am. okay, Bye, ma'am. yeah, bye bye. Bye, ma'am.